issue of debentures for consideration other than cash. This is the same topic which we covered in shares. तो तुम्हारे लिए दोनों चैप्टर्स में टॉपिक कॉमन प्रिपेयर हो जाएगा. डिफरेंस क्या है? शेयर्स कैन बी इशूड ओनली एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. ठीक. बाकी बेसिक जो जर्नल एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्रीज वो सेम होती है. जैसे कि अगर हमने फॉर असेट कोई भी असेट परचेज किए, फॉर परचेज ऑफ असेट, तो हम क्या एंट्री करेंगे? जो भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. ठीक है ना? फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट द एंट्री इज फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. यही एंट्री होती है. इसी तरह से फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर हमने कोई बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे भी हमने परचेज किया. ठीक है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे भी हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं. यहाँ पर वेंडर में हमेशा लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, कि हमने बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन कितनी फिक्स की है. जबकि वैल्यू ऑफ बिजनेस में बी डिफरेंट हो सकता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस अलग हो. तो वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड परचेज कंसिडरेशन, दीज आर टू टर्म्स. ठीक है? वैल्यू हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज के बेसिस पे जो वैल्यू लगी है बिजनेस की, वो तो वैल्यू ऑफ बिजनेस है. और परचेज कंसिडरेशन, आखिर जो वेंडर है वो कितना हमें पैसा देने को तैयार है. अब अगर वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, मतलब अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर मेरे असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो 5 लाख है, लेकिन वेंडर मुझे 6 लाख देने को तैयार है, तो वो मुझे क्यों देगा 1 लाख एक्स्ट्रा? क्यों देगा? क्या रीजन है? गुडविल. तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर एट डेबिट साइड, जिसे हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट, वो भी गुडविल का दे रहा है. बट अगर क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर एट क्रेडिट साइड, इसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व. ये कैपिटल रिजर्व है. अब हमें डायरेक्टली अगर बिजनेस परचेज की वैल्यू नहीं गिवन, तो हो सकता है हमें ऐसे गिवन हो, असेट्स अकाउंट, जितनी भी हमारी एग्रीड वैल्यू है ऑफ असेट टेकन ओवर. अगर कोई असेट हमने टेक ओवर नहीं किया तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते. दूसरे बिजनेस के जितने भी असेट्स हमने परचेज किए हैं, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, कि भाई इतने असेट्स हैं जो हम परचेज कर रहे हैं और ये वैल्यू है. तुम्हारी बुक वैल्यू कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं. तुम्हारी बुक्स में वैल्यू शो कर रही है 5 लाख, लेकिन मेरे बुक्स में मैंने जब खरीदा उसे तो मैंने उसकी वैल्यू लगाई 4 लाख, 10 लाख. तो जितनी वैल्यू मैंने लगाई दैट मैटर्स. तुम्हारी बुक्स में कुछ भी वैल्यू है, आई डोंट केयर. आई डू केयर फॉर द वैल्यू विच आई हैव गिवन, विच आई एग्रीड. तो कंपनी जहाँ पे एग्री कर रही है और जो असेट्स कंपनी टेक ओवर कर रही है वो डेबिट करती है. ऐसे ही जो लायबिलिटीज कंपनी टेक ओवर कर रही है, agreed value of liabilities taken over.
और फिर टू वेंडर, वही परचेज कंसिडरेशन, जो ये परचेज कंसिडरेशन है। सेम, अगर डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गुडविल, सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, ये शेयर्स में भी सेम एंट्रीज चलती हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंट्रीज चल रही है। ऐसे ही फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, क्या होता है अंडरराइटिंग कमीशन? जैसे अंडरराइटिंग कमीशन के लिए जनरली शेयर से दिए जाते हैं, बट फिर भी डिवेंचर में आ जाता है क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए होता क्या अंडरराइटिंग कमीशन। शेयर्स को अंडरराइट जो यूज करते हैं उनको जो कमीशन जाता है, जो कंपनी जो लोग ये कंपनी को प्रॉमिस करते हैं, मतलब उसे कहते हैं अंडरराइट करते हैं कि इतने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन तो हमारी तरफ से हम करवा ही देंगे, नहीं हुए तो हम ले लेंगे। तो कंपनी का जो रिस्क है दैट इज ट्रांसफर टू अंडरराइटर्स, एंड फॉर दैट पर्पस दे गेट सम कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री क्या होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, और अगर फॉर प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, कंपनी के जब ओपन किया तो उस समय जो एक्सपेंसेस हुए, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स। अब यहाँ पे अभी तक हमने डिवेंचर्स का यूज भी नहीं किया है, तो शेयर्स के लिए भी सेम एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट एंट्री सेम होगी, डिवेंचर्स के लिए भी सेम होगी। अब जब हम इनके सबके बदले में वेंडर्स को, अंडरराइटर्स को या प्रमोटर्स को डिवेंचर्स इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर एंट्री करके दिखाते हैं। अब देखो, इन सभी ट्रांजैक्शंस के बदले में जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो एंट्री क्या रहती है? जो भी वेंडर है, मतलब जितना अमाउंट हमने क्रेडिट किया था वही सेम अमाउंट डेबिट करेंगे, चाहे वेंडर हो, चाहे अंडरराइटर हो, और चाहे प्रमोटर हो। ठीक है, जितना भी अमाउंट हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है, सेम अमाउंट इज डेबिटेड। ओके, देन डिवेंचर्स जितने भी हम इशू कर रहे हैं, अगर हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल के थ्रू पे कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी पे कर रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो लॉस ऑन इशू डेबिट हो जाएगा, अगर इशूड एट प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, अगर लिखा है कि ये डिबेंचर्स रिडीम प्रीमियम पर होंगे तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब जो तुमने अभी तक किया वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो नरेशन में लिखना जरूरी होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये आपको नरेशन में लिखने बहुत जरूरी है। कैसे निकलते हैं? अमाउंट टू बी पेड, हमें कितना अमाउंट पे करना है। भाई अगर हमने कोई असेट परचेज की है 10 लाख की, 40% अमाउंट इज पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट और चेक, तो हमें 6 लाख पे करना है ना सिर्फ, तो 6 लाख यहाँ लिखेंगे जो डिबेंचर्स के थ्रू पे करना है, अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस, अभी इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस इज फेस वैल्यू
if issued at par, issue price is face value plus premium. अगर issued at premium और issue price is face value minus discount if issued at discount. तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो या डिबेंचर्स आएंगे, अगर शेयर्स का केस है तो ये 2 ही होंगे, डिबेंचर्स का केस है तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो जितने भी आएंगे उन नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स के थ्रू हम एंट्री पास कर देंगे। कभी भी अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, एनी टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब 5,222.22 या 333.33 या 4,999.99 आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि डेसिमल की इधर की वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ डेसिमल की ये वैल्यू लेनी है, कंप्लीट फिगर। ये जो डेसिमल वाली फिगर है इसे हमेशा इग्नोर कर देना है और हमारी कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी जो क्रेडिट साइड में होगी, वो बैंक में डाल दी जाएगी, ठीक है, तो वो बैंक में आ जाएगी। आपको कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, कभी भी मत करना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस कभी नहीं लेने हैं। गॉट इट? समझ में आया? चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? एक्सपेंस होता है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को हमने ड्यू किया और फिर पे कर दिया। आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप दोनों एंट्रीज कंबाइन भी कर सकते हो, गलत नहीं होता। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक भी कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमें मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथली है, जैसे भी है वैसे आप ये एंट्री करते चले जाते हो। फिर एक साथ एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट है वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखा है अगर ऊपर तो नीचे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखोगे। अगर ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है तो नीचे भी डिबेंचर इंटरेस्ट लिखो, दोनों सही हैं। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। बट ये ध्यान रखना, आप जो ऊपर लिख लो वही नीचे लिखोगे, चेंज मत करना टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। ये एंट्री सिर्फ एक ही बार होगी लास्ट में। ये एंट्री हमारी रिपीट पे चल सकती है अगर हम इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या जब भी दे रहे हैं, ठीक है। मंथ्स की कैलकुलेशन होगी, जैसे लिखा है 10% डिबेंचर्स, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपको डेट्स कंसीडर करनी है कि वो पर एनम ही है। ये मत कहने कि इसमें तो पर एनम लिखा ही नहीं है। 10% डिबेंचर्स मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है। आसान है ना, देखो टॉपिक तो आसान ही है डिबेंचर्स के, है थोड़े सारे से लेकिन आसान है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिबेंचर्स issued as collateral security। collateral वर्ड का मतलब, collateral means जो होल्डिंग पैसे देते हैं उससे हमें लोन दिला, वो collateral है। जो चीज वो उसके लिए रखते हैं ना, अरे घर गिरवी रखना होगा तो घर गिरवी रखना collateral है? नहीं, घर गिरवी सॉरी घर गिरवी collateral नहीं है, घर गिरवी रखना कलेक्टर बोलना
हाउस इज अ कोलैटरल, हाउस इज अ कोलैटरल फॉर लोन। लोन, है ना? तो हमने उसे गिरवी रखा है, मॉर्टगेज रखा है। ठीक है, कोलैटरल का वर्ड यहाँ पर हो है सेकेंडरी। अब क्या हुआ, घर गिरवी रख दो तुम अपने। मान लो किसी बिजनेस, अब थोड़ा बिजनेस माइंड से भी तो सोच लिया करो ना, घर घर में क्या खेलते रहते हो। मान लो हमने कहा कि एक बिजनेस है, उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट, मशीनरी, किसी भी एसेट के अगेंस्ट लोन लिया बैंक से। अब बैंक से लोन लिया तो उसने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, ठीक है ना, विद द लोन अमाउंट कर दी एंट्री। विद द लोन अमाउंट, अब ये एंट्री तो हो गई लोन अमाउंट के साथ, ठीक है। लेकिन और हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया इतने का बैंक लोन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो हो गया। जिस एसेट के अगेंस्ट लोन लिया उस एसेट के आगे ब्रैकेट में लिख दिया मॉर्टगेज्ड फॉर बैंक लोन, बस उस एसेट की कोई अकाउंटिंग नहीं करते, राइट। बट बैंक ने फिर ये कहा कि भाई हम तो सेटिस्फाई नहीं है, कल को इस बिल्डिंग के रेट कम हो जाए, कल को कुछ हो जाए, तो हमें कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटी भी चाहिए जो थोड़ी बेटर हो, थोड़ी ज्यादा सेफ हो। तो उस केस में डिबेंचर्स इशू करते हैं, शेयर्स नहीं कभी इशू करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स लास्ट पर्सन होते हैं जिनको रिपेमेंट मिलती है अपनी। डिबेंचर होल्डर्स फर्स्ट पर्सन होते हैं जिनको अपनी पेमेंट मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। अब उन डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब नो इंटरेस्ट is payable on debentures issued as collateral. On debentures issued as collateral, जो भी as collateral वो इशू कर रहा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बैंक ऑलरेडी लोन पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो दो बार तो ना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। दूसरा, डिबेंचर्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली अप टू द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। Only up to outstanding amount of loan after using primary security। मतलब अगर ऐसी कोई नौबत आ गई कि डिफॉल्टर बन गए वो, और ऐसी कोई नौबत आ गई कि हमें बैंक को प्राइमरी सिक्योरिटी सेल करनी पड़ गई, तो वो ऑन डिफॉल्ट ऑफ लोन पहले प्राइमरी सिक्योरिटी यूज करेंगे, फिर पैसा बच जाएगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वही वो डिबेंचर्स यूज करेंगे। ये नहीं कि पहले डिबेंचर यूज कर लो, क्योंकि डिबेंचर्स सेकेंडरी सिक्योरिटी है, ठीक है। फिर से समझ लो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लोन है 10 लाख रुपए का, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई बिल्डिंग रखी, उस 10 लाख में से कुछ पे कर दिया, बचा 7 लाख रुपीस का लोन। 7 लाख का लोन बच गया, बिल्डिंग को बेच के 5 लाख रुपए आ गए, बचे कितने? 2 लाख। तो डिबेंचर्स जितने भी इशू किए थे उसमें से 2 लाख के ही डिबेंचर्स बैंक यूटिलाइज कर सकता है उस लोन की एडजस्टमेंट के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। चाहे डिबेंचर्स 10 लाख के इशू किए हों, डजंट मैटर, वापस कर देगा वो। बैंक का कोई राइट नहीं बन गया उन पे, बैंक का राइट से 2 लाख पे ही है, मतलब बैंक कैन नॉट मेक प्रॉफिट ऑन द डिबेंचर्स। जो डिबेंचर इशू किए बैंक ही ने किए, बैंक को ही तो दिया, 10 लाख की इशू मार रहे हैं।
वो तो मैं बाद में पता चला ना 2 लाख यूज हो रहा है। जब वो डिफॉल्टर हमने लोन की पेमेंट नहीं की, शुरू में तो हमने सोचा कि चलो 10 लाख का लोन है, 10 लाख के डिबेंचर्स दे दो, दे दिए, खुश कर दिया। बैंक में अपनी सेफ्टी चाहता था इसलिए। गॉट इट? चलो नोट करो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। अब देखो इसके आगे ये एक एंट्री तो हो ही गई। अब मेथड 1 प्रिंट आउट आती है ना। मेथड 1 जब हमें जर्नल एंट्री पास कर दी हो, अब क्या हो रहा है, हम डिबेंचर्स इशू तो कर रहे हैं लेकिन कुछ पैसा तो नहीं आ रहा ना। तो एक अकाउंट हम लोगों ने सीखा था 11th क्लास में, जो सबका साथी होता है, सस्पेंस अकाउंट, मोडेस्ट होता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बस डिबेंचर के साथ लग के, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई वेंडर है, ना यहाँ कोई अंडरराइटर है, ना यहाँ कोई प्रमोटर है, ना यहाँ बैंक है, तो हम डेबिट करें किसको आखिर? तो हमने कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X%। और ये X% मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ। जब आपको क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें लिखा होता है 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, यू हैव टू राइट दैट परसेंटेज एज प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हमने कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें तुम्हारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेजर हेड होता है। ठीक है, उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये नोट्स टू अकाउंट में नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 होता है। और फिर नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर हमने यहाँ लिखा बैंक लोन, जितना भी बैंक लोन का अमाउंट है। अगर पहले से कोई डिबेंचर्स है तो ठीक है, वरना जो भी डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं वो लिखे। और लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो बेसिकली हम फुल डिस्क्लोजर फॉलो कर रहे हैं, और फुल डिस्क्लोजर फॉलो करने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर सिंपली ये कर रहे हैं कि ये सस्पेंस अकाउंट है, ये नल इफेक्ट हो गया, जितने के डिबेंचर्स थे उतने के ही हमने सस्पेंस दिखा दिया। बट प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर फॉलो कर रहे हैं तो हमें दिखाना तो जरूरी है सारा। ठीक है, तो हमने यहाँ शो कर दिया, फिर ये वाला अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया और हमने यहाँ लिख दिया। अगर पूरी बैलेंस शीट बनाने को बोलेंगे तो असेट्स में करंट एसेट्स बना दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना दिया, और कैश एंड बैंक लिख दिया, बिल्कुल सेम वही। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा मेथड 1 है। अब मेथड 2 होता है मेथड 2 में भी हमारा सेम चलेगा, बस उसमें क्या हो रहा है कि जर्नल एंट्री नहीं हो रही, बात इतनी चुनती नहीं है। मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 में विदाउट जर्नल एंट्री। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड करना है? आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 5 जर्नल एंट्रीज फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब हमें मेथड 1 लेना है। रिकॉर्ड या हाउ विल यू शो दीज ट्रांजैक्शन इन बैलेंस शीट, मतलब जर्नल एंट्री की कोई बात नहीं की गई, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला मेथड करना है। ठीक है, क्लियरली लिखा होता है इसमें। सिंपली बैलेंस शीट में ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चेंजेस आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, सिंपल यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। अब फुल डिस्क्लोजर तो फॉलो करना ही है ना, जर्नल एंट्री पास नहीं तो क्या हुआ। यहाँ लिखेंगे जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं
X% debentures of rupees this each issued as collateral security. तो फुल डिस्क्लोजर हो गया, हमने बता दिया इस बैंक लोन के साथ साथ हमने एज कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स भी इशू किए हैं। ठीक है, आसान है, समझ में आ जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आता ही नहीं है। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या तुमने जो 6 केसेस किए हैं, मतलब डिबेंचर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कितना भी टफ कर ले उसके बावजूद भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, जितना भी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी तुम्हारे शेयर्स में भर भर के आती है। जैसे कि हर बुक में ऐसा ही होता है, जैसे कि बुक 1 में भी जब आप करते हो तो बुक 1 में पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, जनरली फंडामेंटल्स में और रिजोल्यूशन में आती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, आपका जो टफ लेवल पेपर का टफ लेवल होता है वो सिर्फ 20% होता है, मतलब 80 में से 20%, 16 नंबर का, यानी कि 66 नंबर लाने तो बिल्कुल 64 मार्क्स लाने तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, 64 मार्क्स तो आप बहुत आराम से अगर थोड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो 64 मार्क्स बहुत प्यार से ला सकते हो 80 में से। और अगर अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल बढ़िया मैम जैसा कह रही है वैसा बना लोगे तो प्रोजेक्ट में भी 20 नंबर स्कूल दे ही देता है। वो नंबर कम तब देते हैं आपको जब आपकी हाफ ईयरलीज में या प्री बोर्ड्स में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपका ओवरऑल स्कूल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली जो आपके टीचर्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप कहीं बैड लुक्स में आ जाते हो तो हाँ, तो वहाँ पे टीचर के पर्सपेक्टिव आपको लेके चेंज हो जाएंगे और आपको तब 20 में से 15-16 मिलेंगे। तो 15-16 तो आपको मिल ही जाएंगे आराम से, 15-16 से कम तो नहीं मिलेंगे। सारा गेम वहाँ पे स्कूल में भी 16 से 20 के बीच में है कि आपको 16 मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, 19 या 20। ठीक है, अगर हम मिनिमम मार्क्स मिले 16 तो 64 और 16 80% तो हो ही गए ना। 80% तब जब आप अभी वाले फ्लो में चल रहे हो तो भी आप 80% ले आओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ हमें सारी मेहनत उस 4 नंबर की करनी है अपने प्रोजेक्ट फाइल में, बिल्कुल, और यहाँ पर हमें इस 16 नंबर की करनी है। हमें जो भी ट्रिकी पॉइंट्स करने हैं इस 16 नंबर के लिए करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, इसके लिए हमें स्पीड बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। गॉट इट? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.